हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, और हर बार की तरह हम लोग इस बार भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय वेस्ट किए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज। कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो मान लीजिए बेटा, ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन इस साइड दिया हुआ है, और एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ठीक है, तो कौन सी चीज अनचेंज्ड रहेगी? ठीक है, तो देखिए बेटा, इसके लिए आपका आंसर होगा ए, स्पीड। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर एक्सर्ट करता है, वो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल की केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, जिस स्पीड से वो उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, उतनी ही स्पीड से कंटिन्यू मूव करता रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, एक सर्कुलर लूप है, उससे करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके द्वारा बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड उसकी रेडियस से किस तरह से प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो बेटा इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है, सर्कुलर लूप से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड उसकी रेडियस के 1/r मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन सा लॉ है जो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देता है? तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? डी वाला, राइट हैंड थंब रूल। याद रखिएगा बेटा, ये बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड फील्ड इज। ठीक है, एक कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो उस कंडक्टर पर मैक्सिमम फोर्स किस सिचुएशन में लगने वाला है? तो मान लीजिए ये हमारे पास में कंडक्टर है। ठीक है, अब ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस फॉर्मूले का आप लोग यूज़ करिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये फॉर्मूला हमको किसी कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स को बताता है। ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो बताइए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के और कंडक्टर के बीच में कितना एंगल होना चाहिए ताकि मैक्सिमम फोर्स लगे? ऑब्वियसली साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, उस सिचुएशन में फोर्स भी मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तो बेटा बताइए मुझे, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब एंगल 90 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब यहाँ पर दो सिचुएशंस और भी बनती हैं जो कि स्पेशल केसेस में आएंगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या कर दिया? कंडक्टर को भी रख दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारे पास में क्या है? कंडक्टर है। अब मुझे ये बताइए, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी कि अब इस कंडक्टर में कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रखा होता है, तब उससे अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो उस केस में उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। सिमिलरली यदि इसी कंडक्टर में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दे, तब क्या होगा बेटा? तब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और 180 डिग्री के एंगल पर भी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो उस केस में भी उस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तीनों केसेस आपको याद रखने हैं, स्पेशल केसेस में आते हैं, और तीनों ही केसेस से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन। ठीक है, एक प्रोटॉन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस प्रोटॉन पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, ये पूछा है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोटॉन के मोशन को हम लोग करंट का मोशन कहते हैं। यानी जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट मूव करता है।
इसीलिए मैंने जो फोर्स लगता है प्रोटॉन पर या करंट कैरिंग कंडक्टर पर, उसके लिए दोनों के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर प्रोटॉन मूव कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन प्रोटॉन की और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर 90 डिग्री रहेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि प्रोटॉन अगर इस तरह से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वही उन्होंने यहाँ पर पूछा भी है हमें। ठीक है, अगर प्रोटॉन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर प्रोटॉन पैरेलल है या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग पहुंचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन एसआई सिस्टम इज। एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है बेटा टेस्ला। इसको याद रखना है, हालांकि ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगी क्योंकि इसको कई बार आप 12th क्लास में यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एक मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये बेटा टॉर्क पर वर्क करता है। ठीक है, जब कोई करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है, तो उस लूप पर एक टॉर्क एक्सर्ट करता है और वो टॉर्क उस लूप को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और उसी का यूज़ हम लोग करंट को मेजर करने में या डिटेक्ट करने में करते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं या मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। तो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो इनमें से कौन सी चीज उसके फोर्स पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो देखिए, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, फॉर्मूले से क्लियर समझ में आ रहा है कि चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, यानी ये आंसर हमारा हो नहीं सकता। फिर लिखा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो फॉर्मूले में स्पीड भी दिया हुआ है, यानी कि स्पीड के चेंज होने पर फोर्स भी चेंज करेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखो बेटा, वेलोसिटी केवल मैग्नीट्यूड से ही चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन के चेंज होने पर भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और उस केस में भी फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है मास ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल का मास चेंज करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल है, अगर उसका हम मास चेंज करते हैं, तो क्या फोर्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में मास का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो डी वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप इज प्रोपोर्शनल टू। एक करंट लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है बेटा। तो एक अगर हमें करंट लूप दिया हुआ है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसका बेटा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कितना होता है, आई इंटू ए के बराबर होता है। आई क्या है, इससे फ्लो होने वाला करंट, और ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट यानी बेटा ये जो लूप होता है ना, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इस लूप के एक साइड नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साइड साउथ पोल बन जाता है, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। ठीक है, और उस डाइपोल का मूवमेंट जो होता है, डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, आई इंटू ए। तो आई यानी करंट, ठीक, और ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, एरिया इंटू करंट के प्रोपोर्शनल ही उसका मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा लूप का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इज। ठीक है, दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हैं, उनके बीच का फोर्स। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं यदि, जिनमें करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, तो इस केस में दोनों कंडक्टर्स के बीच में एक फोर्स लगता है जो कि कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, और यदि इन दोनों कंडक्टर्स में जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो, अपोजिट हो, तो बेटा इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, यानी दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन समझते हैं क्या पूछा है। ए ऑप्शन दिया है यहाँ पर हमें, रिपल्सिव इफ करंट आर अपोजिट, तो ये वाला तो सही हो गया, करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। अट्रैक्टिव इफ करंट आर अपोजिट, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये भी रॉन्ग हो गया, और जीरो होगा, ये भी रॉन्ग है, यानी कि
ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो बेटा इसका आंसर है वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला होती है, लेकिन फ्लक्स की वेबर होती है। ठीक है, और हमको पता ही है कि न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है, और एम्पेयर करंट की यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा वेबर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डबल्ड द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज बिकम्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया जाए तो उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स में क्या चेंज आएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे हम लोग। तो इससे हम लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को डबल करते हैं बेटा, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, जितना गुना मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे उतने टाइम्स फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, डबल। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को डबल करते हो तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। तो अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट कंट्रीब्यूट टू मैग्नेटिक फोर्स। तो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जो होता है वो उसके मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर जो लग रहा है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ये पूछा है। तो देखिए, अगर हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह से मूव कर रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल के साथ में क्या कर रहा है, ये वी वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। तो मुझे ये बताइए, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे यहाँ पर हम लोग, वी कॉस थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका इधर रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी साइन थीटा। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो वी कॉस थीटा है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग है, यानी कि पैरेलल है। तो जब इस कंपोनेंट का और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो एंगल जीरो हो जाएगा, और जब एंगल जीरो होगा तो उस केस के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है, वो वाला कंपोनेंट इस मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाले फोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा बेटा इसका, पैरेलल। ठीक है, ये वाला। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज गिवन बाय। ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, उसके ऊपर जो फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्स कितना होता है या उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसका आंसर होगा बी, बी आई एल। ठीक है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो दे क्रॉसेज ईच अदर, बेटा गलत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह कभी क्रॉस नहीं करती हैं। दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ये तो करेक्ट है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, हमेशा क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं, ठीक है, ये रिटर्न नहीं करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, केवल पॉजिटिव से नेगेटिव तक होंगी। लेकिन यदि आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे बेटा, फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में पहुंचेंगी, साउथ से फिर अंदर नॉर्थ में जाएंगी और फिर से नॉर्थ से साउथ पहुंचेंगी, तो एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि क्लोज लूप फॉर्म कर रही हैं और क्लोज लूप में तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है। ऐसे ही ना तो वो साउथ से स्टार्ट होंगी ना ही नॉर्थ से स्टार्ट होंगी। तो हमारा आंसर कौन सा है, बी वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स पाथ विल बी। एक चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ में किसी एंगल पर फेंकते हैं या मूव करवाते हैं, तो किसी एंगल पर मूव करवाते हैं इसका मतलब यानी कि परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट्स को छोड़ करके आप किसी भी एंगल पर अगर चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हो तो उसका मूवमेंट किस तरह का रहेगा? तो बेटा इसका आंसर है हेलिकल पाथ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हेलिकल। हालांकि इसका आंसर कई बार स्पाइरल भी दिया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में स्पाइरल की बजाय हेलिकल दिया हुआ है तो हमारा आंसर हेलिकल ही होगा। स्पाइरल और हेलिकल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि स्पाइरल पाथ जो होता है बेटा वो 2D में होता है ना, वो हम लोग 2D में देखते हैं, जबकि हेलिकल पाथ जो होता है वो 3D का मोशन होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज। ठीक है, एक सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है?
तो इसका आंसर होगा बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सोलेनॉइड के बाहर आकर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो लेटरल प्रेशर की वजह से दूर दूर हो जाती हैं, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं रहती हैं। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर जितनी भी फील्ड लाइंस होती हैं वो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, यानी कि यूनिफॉर्म होती हैं। तो हमारा आंसर सी वाला आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज करेंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर इज। ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और करंट आई को कैरी कर रहा है, तो पॉइंट आर डिस्टेंस पर, कहीं पर भी पॉइंट आर पर इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, या उसके लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर ये डायरेक्टली पूछा हुआ है। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, बी वाला ऑप्शन जो है हमारा आंसर है। ठीक है, तो बेटा हमारा क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो बेटा ये फॉर्मूला है, इसका हम लोगों को यहाँ यूज़ करना है। तो बताइए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, एल और वी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है हमको, वो दिए हुए दोनों वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है यही हमारा आंसर रहेगा, यानी परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड एंड करंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, एम्पेयर सर्किटल लॉ इज इक्विवेलेंट टू। एम्पेयर सर्किटल लॉ जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, कौन से दूसरे लॉ के इक्विवेलेंट होता है। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ कौन सा है बेटा, ये वाला है। ठीक है, जो हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक शॉर्ट तरीका दिखाता है, एक शॉर्ट मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो हमारा गॉसेस लॉ है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए एक सिंपल और शॉर्ट मेथड को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये दोनों लॉस क्या है, इक्विवेलेंट हैं। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ के इक्विवेलेंट है कौन सा, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड इंक्रीजेज विद। सोलेनॉइड के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस चीज के साथ में इंक्रीज करती है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को इस फॉर्मूले के द्वारा मिलेगा। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या है, ये आई है एक्चुअली, ये इसको एल मत समझना, ये आई है। ठीक है, करंट है ये। तो म्यू नॉट एन आई, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ से ये इंक्रीज करेगी, क्या लेंथ से इंक्रीज करेगी, नहीं। सोलेनॉइड की लेंथ कितनी ज़्यादा है उससे उसके अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, डायमीटर, डायमीटर पे भी नहीं करेगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमको कहीं पर डायमीटर वाला केस भी नहीं दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन है नंबर ऑफ टर्न्स, बिल्कुल ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, यानी कि अगर थोड़ी सी जगह में ज़्यादा टर्न होंगे तो छोटी सोलेनॉइड होने पर भी उसके द्वारा बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। विच रूल हेल्प्स फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में एग्जर्ट करेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसका पता हम लोग किस रूल से करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके अलावा जो राइट हैंड थंब रूल दिया हुआ है, इस रूल का यूज़ बेटा हम लोग किसी स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, या फिर किसी लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उन दोनों ही केसेस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए कर सकते हैं किसका, राइट हैंड थंब रूल का यूज़। लेकिन यदि फोर्स का डायरेक्शन पता करना हो कंडक्टर पर तो उसके लिए हमें फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंट फोर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ। लॉरेंट फोर्स जो होता है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है इसके लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, लॉरेंट फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। एक मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। तो देखो बेटा, एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे ही कोई चार्ज मूव करना शुरू करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता रहता है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये ओनली वाले आंसर तो आपके होने वाले ही नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक मूवमेंट यूनिट इन एसआई इज। एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। देखिए, आई यानी क्या होता है? करंट। तो करंट का क्या आ जाएगा बेटा? एम्पेयर यानी कि ए। और ए यानी क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लूप। ठीक है, तो लूप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है? मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर कौन सा आंसर है हमारा? फर्स्ट वाला ही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग बेटा अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट इन अ सर्कुलर लूप आर। ठीक है, एक सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी उसमें करंट फ्लो होने पर तो वो कैसी होंगी? देखिए, ऑप्शन दिया है ए स्ट्रेट लाइंस। क्या लाइंस स्ट्रेट होंगी? नहीं होंगी। यहाँ पर मैंने फिगर भी साथ में अटैच कर दिया है, यहाँ से आप देख करके समझ सकते हो। स्ट्रेट नहीं होंगी। सर्कुलर नियर लूप एंड स्ट्रेट एट द सेंटर। तो बेटा देखो, यहाँ पर लूप के जब लाइन के पास में जाएंगे तो सर्कुलर है ऑब्वियसली, है ना, दिख ही रहा है। लेकिन सेंटर पे जाओगे तो क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर इज। एक स्ट्रेट वायर से कोई करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए। ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो कैसी होगी? पैरेलल टू वायर है क्या? नहीं है। दूसरी चीज परपेंडिकुलर टू वायर। बिल्कुल बेटा, ये हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखते हैं तो ये बाहर की तरफ आ रही है, इधर की तरफ देखते हैं तो ये अंदर की साइड जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये इधर जा रही है। तो यानी कि आप किसी भी केस में देख लीजिए, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर इस रोटेशन में है। तो ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल कितना आएगा? 90 आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अ करंट लूप बिहेव्स लाइक। एक करंट लूप जो होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है? तो इसका आंसर बेटा यहाँ पर चारों में से एक में भी नहीं दिया हुआ है। वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक्चुअली ये सी वाला आंसर यहाँ पर हो सकता था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक नहीं आएगा। कौन सा आएगा? मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, कौन सा? मैग्नेटिक डाइपोल। तो एक करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो बेटा हमारा ये लेक्चर पूरा हुआ। अगर आपने ये लेक्चर ठीक तरीके से समझ लिया और इसको पूरा देख लिया तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आपका इस चैप्टर का कंसेप्चुअल रिवीजन पूरा हो चुका है। ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उलझने वाले नहीं हो अगर आपने इस यहाँ पर समझाए गए सारे क्वेश्चंस को समझ लिया है तो। ठीक है बेटा, तो अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए और हेल्दी रहिए। बेस्ट ऑफ लक।